सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन की यूनिट 3। और अब तक हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 वन शॉट के साथ विद पीवाईक्यूज के साथ अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से जाकर उसे चेकआउट करो। ठीक है, तो यूनिट 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम यूनिट 3 देखने वाले हैं। तो यूनिट 3 का हमारा नाम है एडवांस डिजाइन। सो देखो, हमने यूनिट 2 के अंदर बेसिक डिजाइन देखी थी कि कैसे हम डिजाइन को इम्प्रूव करते हैं, कैसे उसके अंदर जो हमारे लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स हैं उनके साथ रहकर काम करते हैं। तो वो हमने सब देख लिया था। आज हम देखेंगे कुछ एडवांस डिजाइन कि कैसे हम अपने एप्लीकेशन के अंदर मल्टीमीडिया को ऐड करते हैं, वेब एक्सेस को ऐड करते हैं, है ना। उसके साथ एक पीवाईक्यू भी आया हुआ था, वो हम सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एप्स के अंदर जीपीएस और सोशल मीडिया जैसे नेटवर्किंग ऐप का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम एप्लीकेशन को क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो कि इस वाले टॉपिक से और इस वाले टॉपिक से हमारे तीन तीन पीवाईक्यू आए हैं। तो यह दोनों टॉपिक कम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे डिजाइन पैटर्न फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे चारों पैटर्न्स हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और उसके साथ एक पीवाईक्यू आया है, वो भी समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस दोनों ही आपके चैनल हैं, प्लीज उन्हें सब्सक्राइब करो और ऐसे अमेजिंग कंटेंट को कंज्यूम करो। ठीक है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिजाइनिंग एप्लीकेशन विद मल्टीमीडिया एंड वेब एक्सेस कैपेबिलिटीज। ठीक है, सो देखो, हमारी जो एप्लीकेशन होती है जब हम उसे डिजाइन करते हैं तो आपने आजकल हर एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीमीडिया एक्सेस देखा होगा। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर MP3, मतलब कि MP3, MP4 या फिर JPG, ये जो हमारे इमेज के या फिर ऑडियो के जो फॉर्मेट्स होते हैं, ये सारी चीजें आपने उनके साथ देखी होगी। जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, ठीक है, स्पॉटिफाई में आप गाने सुनते हो। ठीक है, उसके अंदर क्या है, MP3 का एक्सेस है, आपके पास मल्टीमीडिया का एक्सेस है। ठीक है, आप जो उसके प्लेलिस्ट के ऊपर कवर देखते हो, वो जो JPG है, फोटो है, उसका भी उसके उसके साथ उसने मतलब इंटीग्रेट किया हुआ है उसे। ठीक है, फिर आता है हमारा वेब एक्सेस कैपेबिलिटीज कि आप अपने एप्लीकेशन को कैसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, कैसे आप इंटरनेट के थ्रू डेटा को सेंड करते हो और इंटरनेट से डेटा को गेट करते हो। ठीक है, वो आप कैसे कैपेबिलिटीज को एप्लीकेशन के अंदर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो व्हाट इज मल्टीमीडिया इन मोबाइल ऐप। सो मल्टीमीडिया का मतलब होता है ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और एनिमेशंस इन किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। अगर हम इन मल्टीमीडिया को यूज करते हैं तो वो हमारा ऐसा एप्लीकेशन होता है जो कि मल्टीमीडिया को यूज कर रहा होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो जाता है और यूजर को काफी इजी हो जाता है उसे यूज करने में। जैसे कि हमारा स्पॉटिफाई ऑडियो के लिए और यूट्यूब हमारा वीडियो के लिए। ठीक है, डिजाइनिंग एप्स विथ मल्टीमीडिया मीन्स एंश्योरिंग दीज एलिमेंट्स वर्क स्मूथली डिस्पाइट फोन लिमिटेशन लाइक बैटरी और मेमोरी। अब देखो, ऐसे तो देखो इजी है भाई कि आप किसी के अंदर भी अपनी JPG और अपने जो वीडियोस हैं ऐड कर सकते हो। आपने भी वेब डेवलपमेंट किया हुआ तो उसके अंदर इजीली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बट जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि एप्लीकेशन हमारा जो मोबाइल जो डिवाइस होता है उसके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो भी लिमिटेशंस होती है, उसके अंदर रह के काम करना होता है। ठीक है, जिससे कि मल्टीमीडिया चल भी जाए और स्मूथली आपका फोन भी वर्क करे लिमिटेशंस के अंदर, लाइक बैटरी के अंदर और मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारे की एस्पेक्ट कौन कौन से हैं जो कि मल्टीमीडिया डिजाइन करते वक्त देखने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हो जिससे कि हमारा जो स्पेस है वो बचे। ठीक है, जैसे कि इफिशिएंट फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं MP3 सॉन्ग के लिए, MP4 वीडियो के लिए, या फिर JPG हम यूज कर सकते हैं अपने इमेजेस के लिए। ठीक है, वैसे हमारे वीडियोस के और भी फॉर्मेट होते हैं, इमेजेस के और भी फॉर्मेट होते हैं, बट ये जो हमारे फॉर्मेट है MP3, MP4 एंड JPG, ये हमारे ऐसे फॉर्मेट है जो कि हमारी स्पेस को सेव करते हैं और इफिशिएंट रहते हैं, फास्ट रहते हैं। ठीक है, और प्लेबैक की बात करें तो हम जब भी हम जैसे कि कोई भी मीडिया को हैंडल करते हैं तो हमें कुछ प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि मीडिया प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है जब हम वीडियो को चला रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जब भी किसी वीडियो पे क्लिक करते हो तो वहां पर ऑप्शन आता है कि आप इस वीडियो को किससे देखना चाहोगे, गूगल के मीडिया प्लेयर से देखना चाहोगे, इंटरनेट मीडिया प्लेयर देखना चाहोगे, या फिर आपने MX प्लेयर देखा होगा उससे देखना चाहोगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे मल्टीपल ऐसे प्लेबैक होते हैं जिसको हमें यूज करना होता है। देन आता है ऑप्टिमाइजेशन। अब हमारी जो भी फाइल्स उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, हम ध्यान रखें कि उन्हें हम कंप्रेस करके यूज करें जिससे कि हमारा जो लैग है वो रिड्यूस हो और जो हमारी बैटरी है वो भी आराम से चले। ठीक है, जल्दी जल्दी ना भागे।
अब आती है हमारी बात चैलेंजेस की, कि वो सिंपल सी बात है, जो हमारी डिवाइसेस है उसके अंदर भाई कंस्ट्रेंट बहुत सारे हैं। तो आपके जो चैलेंजेस हैं वो आने वाले हैं, लिमिटेड स्टोरेज हो गया, स्लो इंटरनेट हो गया, तो इन सबको आपको देख के चलना है, ठीक है। जिस डिवाइस के लिए आप बना रहे हो वो सब चीजें ध्यान में रखनी है कि उसके साथ ये सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम कर रहे हो, ठीक है। तो इतना आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, मल्टीमीडिया कैसे हम डिजाइन करेंगे मोबाइल ऐप्स के अंदर, क्लियर है, ठीक है। अभी हम स्टेप्स भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि वेब एक्सेस कैपेबिलिटीज कैसे ऐड करोगे, ठीक है। व्हाट इज वेब एक्सेस इन मोबाइल एप्स? सो वेब एक्सेस क्या होता है, इसका मतलब डायरेक्टली ये होता है कि आप अपने एप्लीकेशन को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करवा दो, कि भाई आप उससे डेटा फेच भी कर सको इंटरनेट से और सेंड भी कर सको। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप अपलोड करते हो ना फोटोज, ठीक है, या फिर आप बात करते हो अपने दोस्त से, ठीक है, तो वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होगा तो कैसे काम कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि एक न्यूज ऐप है, ठीक है, जो कि क्या करता है, आर्टिकल्स को वेबसाइट से पुल कर लेता है और न्यूज ऐप पे दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी वेब एक्सेस को अपने वेब एक्सेस को लगा रहे हो मोबाइल ऐप्स के अंदर, तो आपको किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले जब भी आप इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन को फैच करना चाहते हो तो आपको उसके लिए एपीआई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एपीआई हमारा क्या करता है, ऐप को कम्युनिकेट करने में सर्वर के साथ हेल्प करता है, ठीक है, जैसे कि हमारा एक रेस्टफुल एपीआई होता है। तो फिर दूसरा आता है हमारा नेटवर्किंग की, कि आपको स्लो और नो इंटरनेट को भी हम हमेशा अच्छे से हैंडल करना है। हमेशा ध्यान में रखो कि कहीं पर भी अगर नो एक्सेस या स्लो इंटरनेट की बात होगी, तो वहां पर आप उसे हैंडल करोगे कैच डेटा के साथ, ठीक है। ये इतना हमेशा याद रखो, ठीक है, जब जहां पर भी आए तो याद रखना और इसे लिख देना। नेक्स्ट आता है आपको सिक्योरिटी को भी हैंडल करना होगा, क्योंकि आप भाई इंटरनेट पे डेटा सेंड कर रहे हो या फिर फैच कर रहे हो, तो आपको सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं आपका जो डिवाइस है वो हैक ना हो जाए, ठीक है। तो आप सिक्योरिटी का ध्यान रख सकते हो एचटीटीपी को यूज करके, ठीक है, ऐसे प्रोटोकॉल्स को यूज करके, जिससे कि आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्ट रहे और इंक्रिप्शन का मेथड हमेशा ऑन रहे, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, वेब एक्सेस एंड मल्टीमीडिया दोनों क्लियर है। अब हम बात करेंगे हाउ टू डिजाइन फॉर मल्टीमीडिया एंड वेब एक्सेस। कैसे डिजाइन को मल्टीमीडिया और वेब एक्सेस के लिए करोगे, ठीक है। सबसे पहले ये है कि आपको सबसे पहले टूल्स को यूज करना है, ठीक है। कौन सी आप लाइब्रेरीज को यूज करोगे, जैसे कि आप मीडिया के लिए एक्सो प्लेयर का यूज करते हो एंड्रॉइड के अंदर, और ओके एचटीटीपी का यूज करते हो वेब रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। आपने देख लिया कि भाई मैं ये लाइब्रेरीज यूज करूंगा क्योंकि मेरा सिस्टम एंड्रॉइड है, और मैं इसके अंदर एक्सो प्लेयर और ओके एचटीटीपी का यूज करूंगा मीडिया के लिए और वेब रिक्वेस्ट के लिए। अब हमारे टूल सिलेक्ट हो गए। अब हम बात करेंगे कि हमें कंस्ट्रेंट को हैंडल करना है, कि हमारी जो बैटरी है वो बहुत लो है, लाइक आपका जो डिवाइस है वो बहुत भाई पुराना है, ठीक है। तो आपको उस डिवाइस के साथ कॉम्पेटिबिलिटी बना के रखनी है। तो उस डिवाइस की जो बैटरी है उसके साथ आपको कॉम्पेटिबिलिटी बनाने के लिए अच्छे से कंस्ट्रेंट को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। अगर स्लो नेटवर्क आता है तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे, उन सब के लिए आपको अपने एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है यूजर एक्सपीरियंस। तो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि यूजर एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहे, अच्छा रहे, ठीक है, और लोडिंग काफी फास्ट रहे और स्मूथ प्लेबैक रहे, अच्छे से वो एक्सपीरियंस ले पाए, ठीक है, जिससे कि वो बार बार आपके ऐप को यूज करे। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग, ठीक है। अब आपका यूजर एक्सपीरियंस का भी आपने ध्यान रख लिया, आपने कंस्ट्रेंट भी हैंडल कर लिए, टूल्स भी देख लिए, बट अब करो भाई उसकी टेस्टिंग, ठीक है। अलग अलग डिवाइसेस के लिए उसे चेक करो और इंश्योर करो कि वो कॉम्पेटेबल है अलग अलग डिवाइसेस के साथ, इजीली वर्क कर पा रहा है, चाहे कोई से भी आप डिवाइस के साथ उसे काम करवा रहे हो, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है। इस तरीके से आप मल्टीमीडिया के जो स्टेप्स हैं वो लिख कर आओगे अगर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया एंड वेब एक्सेस को डिजाइन करने के लिए। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक से हमारे पीवाईक्यू कौन से आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हमारा पीवाईक्यू आया हुआ है कि व्हाट आर डिफरेंट क्वालिटीज पैरामीटर्स टू बी कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस। तो जब भी आप यूजर इंटरफेस बनाते हो, मतलब यूआई बनाते हो, तो आपको कौन कौन से पैरामीटर का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे कि भाई जो यूजर है उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो और यूजर बार बार आपके ऐप पर आए, रिटेंशन बढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यूजेबिलिटी का ध्यान रखना है कि कितना आपका यूआई इजी टू यूज है, ठीक है, जितना इजी टू यूज होगा उतने ज्यादा यूजर वहां पर आएंगे। यूजर शुड नेविगेट विदाउट कंफ्यूजन, मतलब कि उन्हें कंफ्यूजन ना हो। आपको यूआई जो उसके बटन्स हैं, उसकी जो गेस्चर्स हैं, टच जो है वो सब इतना अच्छे से रखना है, स्मूथ रखना है कि यूजर बिना कंफ्यूजन से नेविगेट कर पाए। यूज सिंपल लेआउट, क्लियर आइकन्स एंड कंसिस्टेंट डिजाइन, ठीक है, कि भाई कंफ्यूज ना हो जाए यूजर, इतना सिंपल लेआउट रखो, ठीक है। और बहुत सारे यूजर्स के साथ टेस्ट करो उसे, कि कोई भी अगर फीडबैक आता है, ठीक है, तो उसे उस तरीके से आप उसे इंप्रूव कर पाओ। और जैसे कि आपने YouTube के अंदर देखा होगा कि हमारा जो प्ले बटन होता है वो काफी बड़ा होता है, बीच में होता है, ठीक है, और वो इजी एक्सेस होता है कि यूजर डायरेक्टली उसे टच करे तो वीडियो ऑन हो जाए और उसे क्लिक करे तो वीडियो पॉज हो जाए, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस मतलब कि आपका यूआई बहुत रिस्पॉन्ड करना चाहिए फास्टली, ठीक है, कि यूजर को कहीं भाई यूआई स्लो होता है ना तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो आपको मीडिया लोडिंग को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है कि अच्छे से मीडिया प्री लोड होकर ही रख जाए, ठीक है, कि यूजर यहाँ पे भाई आने वाला है पहले से लोड हो जाए। नेक्स्ट आता है एक्सेसिबिलिटी। यूआई ऐसा होना चाहिए कि हर कोई उसे यूज कर पाए, ठीक है, चाहे ऐसा ही बंदा क्यों ना हो जो कि डिसेबल है, फिर भी वो उसे यूज कर पाए। जैसे कि अगर कोई बंदा आपका कहीं 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 पर ऐसा हो सकता है कि इमेजेस लोड ना हो, तो आपको उसके साथ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन भी रखना है कि यूजर के लिए इजी हो, ठीक है। या फिर जैसे कि आपने देखा होगा गूगल मैप्स के अंदर क्या होता है कि आपको मैप तो शो कर रहा होता है, आपको सब लिखा होता है कि आपको 10 मीटर के बाद लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, ठीक है, या फिर इतना ट्रैफिक है, ये सब चीजें होती हैं वहां पर, ठीक है। बट यूजर जो गूगल मैप के अंदर क्या होता है उसके साथ साथ आपको वॉइस नेविगेशन भी मिलता है, वो साथ में बोल रही होती है कि आफ्टर 10 मीटर्स यू हैव टू टेक लेफ्ट राइट टर्न, ये सब चीजें वो बोल रही होती है, ठीक है। जो बंदा देख नहीं सकता, जो बंदा उसे मतलब ऐसे वो पढ़ नहीं सकता ना, तो या फिर उसे नहीं आती उतना समझ में, तो वो डायरेक्टली वॉइस से भी समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिवनेस। ये सारी चीजें हम कब देख रहे हैं, जब हम यूजर इंटरफेस बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिवनेस। तो आपका जो यूआई है वो हर एक स्क्रीन के लिए अडेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो फोन हमारा 5 इंच का हो, 7 इंच का हो, 11 इंच का हो, कितने भी इंच का हो, ठीक है, हर एक फोन के अंदर चलना चाहिए। आपका जो रिस्पॉन्सिव अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप रिस्पॉन्सिव लेआउट्स का यूज करो, जैसे कि एंड्रॉइड के अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट होते हैं, ठीक है, ऐसे आप लेआउट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। आपका जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन है उसके अंदर यूनिफॉर्म लुक होना चाहिए। हर एक बटन और कलर्स को आपने इस तरीके से डिजाइन किया हो कि हर एक पेजेस पे वो यूनिफॉर्मली दिखे, ठीक है, मतलब सेम टू सेम दिखे, ठीक है, मतलब कि ऐसा हो कि यूनिफॉर्म हो। आपने एक मतलब अपनी ब्रांड बना रखी है ना, जैसे स्पॉटिफाई ने हर जगह कंसिस्टेंटली ग्रीन बटन्स का यूज किया हुआ है, ठीक है। या फिर जैसे कि आपने कोई ऐसा जैसे कि हमने अपने एप्लीकेशन के अंदर क्रिम्सन कलर का यूज किया हुआ है, ठीक है, और ब्लैक कलर का यूज किया हुआ है, तो वो भाई अच्छा दिखता है कि पूरे एप्लीकेशन में भाई आपने ये थीम का यूज किया है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कंफ्यूजन बहुत प्रिवेंट हो जाते हैं, और अगर आप ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की गाइडलाइंस का यूज करते हो तो उससे कंसिस्टेंसी आ सकती है, ठीक है। रिलायबिलिटी की बात करें तो आपका यूजर इंटरफेस वर्क करना चाहिए बिना कोई क्रैश के, ठीक है, और इवन विद वेब एक्सेस इश्यूज, कोई भी वेब एक्सेस इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है, और वो एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल कर ले। इसके लिए आपको हमेशा ऐसा बनाना है जो कि रिलायबल हो, ठीक है, यूजर इंटरफेस। नेटफ्लिक्स जैसे कि अलाउ करता है आपको डाउनलोड करने के लिए वीडियोस, अगर आप ऑफलाइन देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो जब भी आप ऑफलाइन हो, जब देख लो। जैसे कि आप किसी दोस्त के घर पे गए, वहां पे वाईफाई आपको मिल गया, आपने जस्ट अपनी वीडियोस वगैरह डाउनलोड कर ली, घर पे आके देख ली, ठीक है, तो यूजर का भाई बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया। तो अगर आपको अब तक वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया, वैसे तो शायद कर लिया होगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया, उसके साथ हमने एक पीवाईक्यू भी बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन विद जीपीएस एंड सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशन। अब हम अपने एप्लीकेशन के अंदर कैसे जीपीएस को इंटीग्रेट करते हैं वो देखेंगे, और कैसे हम सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशन को अपने एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करते हैं वो हम देख लेंगे। सोशल मीडिया नेटवर्किंग पता होंगे आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब हमारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। और जीपीएस क्या होता है हमारा, जीपीएस आपने वैसे पढ़ा होगा कि भाई फोन का जीपीएस ऑन रखना, मैं आपकी लोकेशन ट्रैक करता रहूंगा, तो जीपीएस आपको हेल्प करता है लोकेशन को मतलब ट्रैक करने में, ठीक है। तो जीपीएस आपको समझ में आ गया, अभी हम इसकी फुल फॉर्म और क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जीपीएस इंटीग्रेशन इन मोबाइल एप्स। सो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। जीपीएस हमारा क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मतलब कि आपको ये अलाउ करता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो यूजर की लोकेशन फाइंड कर सके, ठीक है, यूजिंग सैटेलाइट्स का यूज करके होता है, ठीक है। मतलब कि डायरेक्टली आपको एंड्रॉयड में या फिर ऑपरेटिंग मतलब कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको एक लाइब्रेरी देता है ठीक है, जिससे कि आप यूजर की जो लोकेशन है वो फाइंड आउट कर पाओ। इट्स क्रूशियल फॉर एप्स लाइक नेविगेशन, जैसे कि आपके गूगल हो गया, गूगल मैप हो गया, या फिर उबर हो गया, ठीक है, तो उनके लिए ये जो मैप वगैरह है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको जीपीएस की वहां पे जरूरत पड़ती है। जीपीएस क्या करता है ना, आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में यूजर की लोकेशन दे देता है, ठीक है, फिर आप उसके हिसाब से अपने यूजर को अच्छे से शो करा सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको शो कराना है। तो कैसे काम करता है ऐप वो हम देख लेते हैं। अभी आगे एक क्वेश्चन भी आया है, उसके अंदर आपको ये जो वर्किंग है वो आपको अच्छे से बता कर आनी है। सबसे पहले ये क्या करता है, आपको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक्सेस लेना होता है, ठीक है, कि आप यूजर से जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको एपीआई दी है आप उसका यूज करो, और
आपने यूजर की जो लोकेशन है उसे ट्रैक करो, ठीक है। तो जैसे कि एंड्रॉइड के अंदर हमारा लोकेशन मैनेजर होता है, जो कि आपको ऐसी एपीआई होती है जो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे देती है यूजर का, जहां पर आपको पता चल जाए कि यूजर है कहाँ पर, ठीक है। और दूसरा आता है कि आपको फिर अपने यूजर को जिस तरीके से फीचर शो कराने हैं, आप इस इंफॉर्मेशन को लेकर उस तरीके से शो करा सकते हो। लाइक यूजर की लोकेशन शो करा रहे हो, या फिर आप उसके रूट्स को कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर आप उसके रनिंग को ट्रैक कर रहे हो, या फिर आप लाइक राइड्स फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे आप फीचर्स उसके अंदर अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हो जीपीएस के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा चैलेंजेस। अब आपको चैलेंजेस के साथ भी तो काम करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीपीएस ही सारी आपकी बैटरी ले ले, ठीक है। और एक्यूरेसी इशू भी आ सकते हैं, तो उन सबको भी आप हमेशा ध्यान रखना है, और प्राइवेसी कंसर्न भी रखना है कि आपके जो लोकेशन है किसी और के साथ कहीं शेयर ना हो जाए, ठीक है। और डिजाइन टिप्स की बात करें तो आपको हमेशा रिक्वेस्ट लेनी मतलब यूजर से रिक्वेस्ट करना है परमिशन के लिए। जब भी आप मतलब ऐसे कोई एप्लीकेशन के अंदर जाते हो जिसके अंदर आपका जो लोकेशन है वो ट्रैक हो रहा हो, तो सबसे पहले आपके पास एक पॉपअप आता है कि भाई आप इसे अलाउ करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है, यूज करने के लिए। तो अगर आप अपनी लोकेशन मतलब ऐप को देते हो एक्सेस करने के लिए, तो आप अलाउ करते हो, अदरवाइज आप डिक्लाइन कर देते हो। तो आपको इसके हमेशा ध्यान रखना है। यूज लो पावर मोड्स, हमेशा ध्यान रखना है कि आप लो पावर मोड्स का यूज करो जिससे कि आपका बैटरी बचे, ठीक है। कैचे लोकेशन डेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप किसी एक जगह पे जाके लोकेशन आपकी स्टॉप हो गई, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट खत्म हो गया, तो आपका कहीं पे ऐसे कैचे डेटा स्टोर हो रहा हो कि आपका जहां पे खत्म हुआ है वहां पे तो एटलीस्ट दिखाए, ठीक है, वहां पे तो आपकी लोकेशन दिखाए, उसके आगे चलो इंटरनेट खत्म हो गया, हाँ लास्ट लोकेशन यहाँ पे तो थी, ये तो आपको पता चले। तो ये डिजाइनिंग टिप्स हैं। तो आई होप आपको जीपीएस का इंटीग्रेशन कैसे मोबाइल एप्स के अंदर है, कैसे काम करता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब सोशल मीडिया नेटवर्किंग इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप दिस इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग एप्स टू प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम टू शेयर कंटेंट, लॉगिन और फैच डेटा, ठीक है। मतलब कि आपने अपने एप्लीकेशन के साथ क्या किया कि इंस्टाग्राम को ऐड कर दिया कि भाई आप डायरेक्टली जो भी आपके पास फोटो आ रही है आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, ठीक है। या फिर आपने ट्विटर को ऐड कर दिया कि आप ट्विटर के जो भी ट्वीट्स वगैरह हैं यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पर काम कर जाता है, ठीक है। कुछ न्यूज वाले जो हैं ट्विटर का एप्लीकेशन यूज करके उसके जो ट्वीट्स हैं वहां पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे वो काम करता है। तो इन सब के लिए मतलब ये यूज होता है। तो ये काम कैसे करता है, सबसे पहले हमारा एपीआई या फिर एसडीके मिलता है किसी भी आपका, जैसे फेसबुक है या फिर ट्विटर है या फिर इंस्टाग्राम है, ये आपको एक एपीआई या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट प्रोवाइड कराती है, जहां से आप इसको अपने ऐप के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। यूज प्लेटफॉर्म एपीआई लाइक फेसबुक एसडीके प्रोवाइड कराता है लॉगिन के लिए, ठीक है। और फीचर्स लाइक मतलब कि आप कभी कभी फेसबुक से भी लॉगिन करा सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो वो आप जैसे पबजी के अंदर होता है कि आप ना मतलब बीजीएमआई बीजीएमआई के अंदर क्या होता है कि आप फेसबुक से या ट्विटर से मतलब लॉगिन कर सकते हो। फिर आता है हमारा फीचर, जैसे कि आप फोटो शेयर कर सकते हो उसके साथ, या फिर पोस्ट अपडेट कर सकते हो। फिर चैलेंजेस भी तो होते हैं इसके अंदर। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन। आपको हमेशा जो लॉगिन है वो सिक्योर रखना है, आप ओ ऑथ का यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपको रेट लिमिट्स है ना, मतलब आपकी जो एपीआईज होती हैं, आपके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कुछ लिमिट के लिए होते हैं, ऐसे नहीं कि आप भाई हमेशा ही रिक्वेस्ट करते रहो, तो फिर तो आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन उसके अंदर ही आ गया। तो आपको हमेशा एपीआईज को रिस्ट्रिक्ट करके रखना है कि जो काम किए हैं वही जाएं, ठीक है। फिर आता है हमारा यूआई इंटीग्रेशन। मतलब रेट इम लिमिट्स पता चल गई ना कि हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो कुछ लिमिट के लिए ही आपको डेटा देते हैं, ऐसे नहीं कि आप हमेशा उनका डेटा यूज करोगे। तो आप जो भी आपके रिस्पॉन्स आएंगे एपीआई के, वो हमेशा बहुत लिमिटेड होते हैं। यूआई इंटीग्रेशन की बात करें तो आप सीमलेसली अपने जो सोशल फीचर्स हैं उनको ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप डायरेक्टली वहां पे दिखा सकते हो कि शेयर टू इंस्टाग्राम, ठीक है, आपने एक बटन वहां पे लगा दिया कि वहां पे लिखा हुआ है शेयर टू इंस्टाग्राम, तो जो भी आपकी लोकेशन है, जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी आपका कंटेंट है, वो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली शेयर हो जाए, ठीक है। यूजर को पता होना चाहिए। तो ये आपको क्लियर होगा सोशल मीडिया नेटवर्किंग इंटीग्रेशन। आई होप सारी चीजें ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब 2 नंबर का एक पीवाईक्यू जो कि आया हुआ है, डिस्कस द चैलेंजेस फॉर इंटीग्रेटिंग सोशल मीडिया नेटवर्किंग फीचर इनटू मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये रहे हमारे चैलेंजेस, ये आपको 2 नंबर के अंदर बता के आने, ऑथेंटिकेशन, रेट लिमिट्स एंड यूआई इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन की, व्हाट इज जीपीएस, वाई जीपीएस इज सो इंपॉर्टेंट विथ रेफरेंस टू सोशल मीडिया एप्लीकेशन, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है भाई सोशल मीडिया एप्लीकेशन के साथ, तो हम जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो जीपीएस आपको समझ में आ गया, गूगल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जो कि आपको सैटेलाइट से क्या प्रोवाइड कराता है, डिवाइस की लोकेशन, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ऑन द अर्थ। अब मोबाइल एप्स के अंदर क्या होता है, जीपीएस इज एक्सेस विया एपीआई टू ऑफर लोकेशन बेस्ड सर्विस लाइक नेविगेशन और ट्रैकिंग, ठीक है। एपीआई के थ्रू वो क्या करता है, आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराता है कि नेविगेशन की या फिर ट्रैकिंग की, ठीक है, आपको ट्रैक कर पाए। तो ये जीपीएस काम करता है, आपको पता है, हमने पहले भी अभी पढ़ा है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के लिए जीपीएस, ठीक है। सबसे पहले लोकेशन टैगिंग,
कि भाई आप कोई पोस्ट को मतलब अपलोड कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आता है ना कि आप किसे टैग करना चाहोगे, कौन सी लोकेशन पे आप हो, ठीक है, बताते भी तो हो कि लाइक मैं जयपुर में हूँ, मैं गाजियाबाद में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, तो लोगों को भाई अच्छा लगता है कि हाँ चलो यार, मुझे सबको पता तो चले कि मैं कहाँ घूमने आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है नियर बाय कंटेंट, लाइक आप कैसी भाई बाहर बाहर गए हुए हो, आपको होटल वगैरह चाहिए, ठीक है, तो आपको नियर बाय जो कंटेंट है वो दिखेगा, या फिर स्नैप पे आपको मैप से क्या पता चल जाता है कि कौन कौन से स्नैपचैटर्स हैं वहां पे, ठीक है। पर्सनलाइज्ड एड, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप कहीं पे जाते हो तो वहां पर आपको लोकल रेस्टोरेंट्स के ऐड दिखे, ऐसा नहीं कि आप कहीं दिल्ली गए हो और आपको आगरा के रेस्टोरेंट्स के ऐड दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप जहां पर जा रहे हो वहीं के आपको ऐड दिखे, तो आप जीपीएस का यूज करके ये कर सकते हो, ठीक है। जब तक आपको जीपीएस का यूज नहीं करोगे, आपको लोकेशन नहीं पता करेगी, तो आप कैसे अंदाजा थोड़ी ना लगा सकते हो इस चीज में। फिर आता है सोशल डिस्कवरी, ठीक है, आप यूजर को उस तरीके से कनेक्ट करोगे जहां के आप हो, ठीक है, मतलब कि कोई आजकल डेटिंग एप्लीकेशंस होते हैं ना जहां पर भाई आप मतलब अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो वहां पर क्या है कि आपको ऐसे ही लोग मिले जो कि आपके आसपास के एरिया के हैं, कहीं दूर के होंगे तो भाई कैसे मिलोगे, ठीक है। फिर आता है चैलेंजेस इन जीपीएस इंटीग्रेशन, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, सबसे पहले बैटरी ड्रेन, बहुत जल्दी बैटरी खाता है, एक्यूरेसी, कभी कभी बहुत एक्यूरेसी कम होती है, और प्राइवेसी, आपका डेटा लीक होने की जो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जीपीएस के इंटीग्रेशन होते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आई हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जीपीएस से रिलेटेड था, 10 मार्क्स में आया था, कि एक्सप्लेन हाउ जीपीएस इंटीग्रेशन एनहेंस मोबाइल एप्लीकेशन, कैसे हमारा जो जीपीएस इंटीग्रेशन है मोबाइल एप्लीकेशन को एनहेंस कर देता है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई एनहेंस तो कर देता है, यूजर का एक्सपीरियंस तो बढ़ा देता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसे एप्लीकेशंस प्रोवाइड कराने हैं और ऐसे एग्जांपल्स प्रोवाइड कराने हैं जो कि इनोवेटिव एप्लीकेशन है लेवरेजिंग जीपीएस टेक्नोलॉजी की, ठीक है, मतलब इसका यूज करके ऐसे अच्छे एप्लीकेशन बने इनोवेटिव, ठीक है। तो आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड कराने हैं और आप बताना है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जीपीएस, कैसे उसने मोबाइल एप्लीकेशन को एनहेंस किया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हाउ जीपीएस इंटीग्रेशन एनहेंस मोबाइल ऐप, सबसे पहले रियल टाइम नेविगेशन, आपको मतलब यूजर को वो गाइड करता है कि भाई आप कहाँ पर हो, आप यहाँ से कौन सा शॉर्ट रास्ता पकड़ सकते हो, कहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगा, तो आपको रियल टाइम नेविगेशन मिलता है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट आता है लोकेशन बेस्ड सर्विस, ठीक है, मतलब कि आपको शो नियर बाय प्लेसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट्स वगैरह के बारे में या फिर आसपास के होटल्स के बारे में, ठीक है। फिर आता है हमारा ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स, ठीक है, कि मतलब आप कोई फिटनेस बैंड का यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो जो कि आपकी रनिंग ट्रैक करता है, ठीक है, या फिर आपकी हार्ट बीट ट्रैक, मतलब रनिंग का, हाँ, हार्ट बीट तो उसके लिए सही नहीं है, रनिंग जीपीएस के लिए सही है, कि आपको पता चल जाता है कि इस यहाँ इस लोकेशन से इस लोकेशन ये बंदा गया है, तो पता चल जाता है जीपीएस के थ्रू कि कितना वो रन किया है, ठीक है, तो आपको वो ट्रैक करता है और एनालाइज भी कर लेता है। फिर आता है पर्सनलाइजेशन, कि आपको जिस तरीके की चीजें पसंद है, आप जहां पर हो आपको उस तरीके का कंटेंट मिलेगा। सोशल फीचर की बात करें तो अलग अलग लोगों से आप मिलते हो, ठीक है, जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी ना वही चीजें यहाँ पे चिपका दी गई हैं, तो आपको इस तरीके से लिखना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, और यहाँ पर आपको वर्किंग ऐड करनी है, ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको बताई थी ना वर्किंग जीपीएस की, हाउ जीपीएस वर्क इन एप्लीकेशन, ये लिख कर आना है। फिर आपको चैलेंजेस बताने हैं, चैलेंजेस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए थे, ठीक है, ये बताने हैं, ये दो चीजें बता दी। फिर आपको आना है एग्जाम्पल पे, तो देखो जीपीएस बेस्ड एप्लीकेशन ऐसी कौन कौन सी है इनोवेटिव, ठीक है, सबसे पहला है हमारा गूगल मैप, ये क्या करता है, आपको नेविगेशन प्रोवाइड कराता है और आपको ट्रैफिक अपडेट भी देता है कि यहाँ पे भाई ट्रैफिक है, ठीक है, और आपको नियर बाय प्लेसेस भी बताता है, ठीक है। गूगल मैप्स ये सारी चीजें कर देता है, आपको पता होगा, ठीक है, आप नियर मी लिख दो, तो आप जैसे जिम नियर मी लिख दिया आपने तो आपको आसपास की जिम मिल जाएंगी, ठीक है, कितनी दूरी पर है वो मिल जाएगी, उसका शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। इसके अंदर इनोवेशन क्या है कि आपको रियल टाइम ट्रैफिक प्रेडिक्शन देता है यूजिंग जीपीएस डेटा, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारा उबर। उबर क्या करता है, आपको मैच राइडर्स के साथ आपको मिलवाता है जो भी आसपास हैं और उनके साथ आपकी राइड बुक करवाता है जीपीएस का यूज करके, ठीक है। इनोवेशन क्या है इसके अंदर, डायनेमिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन लोकेशन एंड डिमांड, ठीक है, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी प्राइस बढ़ने वाली है, और जो आपकी लोकेशन ऐसी है जहां से भाई ज्यादा लोग नहीं जा रहे तो भी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, बट ऐसी लोकेशन है जहाँ पे इजीली राइडर्स अवेलेबल हैं, और मतलब आप जाना चाह रहे हो भाई तो आप कम रास्ता है, कम मतलब ज्यादा दूर नहीं जाना है, तो उस हिसाब से जो प्राइस है वो चेंज होती है, ऐसा नहीं कि वो वहां पे कोई बंदा बढ़ रहा है, वहां बंदा उसे भर रहा है, ठीक है, वो लोकेशन के जीपीएस के थ्रू वो चेंज होती रहती है, ठीक है, डायनेमिकली। तो ये इसके अंदर इनोवेशन है। नेक्स्ट है हमारा स्टार वाह, एक हमारा ट्रैकिंग, मतलब कि आप
एक ऐसा है, मतलब फिटनेस की तरह ऐप है जो कि क्या करता है, आपको आपकी रनिंग को और साइकिलिंग को ट्रैक करता है जीपीएस के थ्रू, ठीक है, और आपके रूट्स को, मतलब ठीक है। और इनोवेशन की बात करें तो ये कंपेयर करता है आपकी परफॉर्मेंस को जो भी आपके सेम एरिया में लोग हैं उनके साथ, ठीक है। तो आपको अच्छा लगता है कि भाई इस एरिया में मैं सबसे ज्यादा फिट हूँ, इस एरिया में मैंने सबसे ज्यादा साइकिलिंग करी, ठीक है। तो ये इनोवेशन है इसका। तो आई होप आपको ये जो जीपीएस वाला हमारा टॉपिक था, इंटीग्रेशन विद जीपीएस एंड सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशन, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके साथ हमने सीन पीवाईक्यू भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको सबको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा एक्सेसिंग एप्लीकेशंस होस्टेड इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। देखो, ऑब्वियस सी बात है, आजकल हर कोई एप्लीकेशन क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट का यूज कर रहा है, क्योंकि भाई कि, कोई नहीं चाहता भाई फिजिकल सर्वर्स को मेंटेन करना, ठीक है, उनकी कॉस्ट को हैंडल करना। वो डायरेक्टली पे पर यूज मॉडल पे चलता है क्लाउड कंप्यूटिंग, जितना आप यूज करोगे उतने पैसे दोगे और आपका काम खत्म, ठीक है। तो उससे क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग काफी इजी हो जाता है। तो कैसे आप एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, एक्सेसिंग एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि सॉरी, कैसे आप एक्सेस कर सकते हो ऐसी एप्लीकेशन को जो कि होस्टेड है क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। इसका मतलब ये है, इट मींस रनिंग एप्लीकेशन और स्टोरिंग डेटा ऑन रिमोट सर्वर एक्सेस्ड विया द इंटरनेट इंस्टेंट ऑफ ऑन द फोन, ठीक है। मतलब कि आपका जो डेटा है वो आपके लोकल डिवाइस के अंदर स्टोर नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा स्टेप, पूरा का पूरा जो ऐप है उसका जो डेटा है वो हमारा रिमोट सर्वर्स पे चल रहा होता है, ठीक है। ऐसे सर्वर्स जो आपको नहीं पता कहाँ पे रखे हैं, बस आप उन्हें इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारा गूगल ड्राइव, ठीक है। गूगल ड्राइव पे आप भाई अपनी इतनी सारी फाइल्स को स्टोर करते हो, बट वो आपके डिवाइस के अंदर थोड़ी ना स्टोर होती हैं, तो वो क्लाउड पे स्टोर होती हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्लियर है। अब देखते हैं होस्टिंग एप्स इन क्लाउड, कैसे आप होस्ट करते हो, ठीक है। तो आप अपने ऐप का जो बैकएंड है, जैसे कि डेटाबेस या लॉजिक, वो आप रन करते हो क्लाउड सर्वर्स पे, जैसे कि AWS या फिर गूगल क्लाउड, बहुत सारी सर्विसेज हैं, IBM का है, अलीबाबा का है। तो इन सब पे आप यूज करते हो इनके सर्वर्स को, और इन पे आप क्या करते हो, उन्हें रन कराते हो, ठीक है। द मोबाइल ऐप कनेक्ट टू दी सर्वर विया APIs। अब जो मोबाइल एप्लीकेशन है इन सर्वर्स के साथ APIs के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। API क्या करती है, वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, सर्वर उसे प्रोसेस करता है और आपको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, रिक्वेस्ट का। तो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो वाई यूज क्लाउड, अब क्लाउड को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो स्केलेबल है भाई, है ना। मतलब आप बहुत इजीली स्केल कर सकते हो कि आपके पास पहले 100 यूजर्स है तो आपने 100 जितना यूज किया हुआ था क्लाउड को, बट आपके यूजर्स मिलियन में चले गए तो आपने मिलियंस के साथ उसे स्केल कर लिया आपने, ठीक है। तो उससे इजी हो जाता है, जैसे कि अमेजोन, मतलब सिंपल क्या होता है कि भाई डेली, लाइक आप समझो, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे तो अमेजोन पे बहुत रिक्वेस्ट, बहुत काम होता है, बट एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई एप्लीकेशन है जो कि डेली 100 यूजर को भाई संभालती है, ठीक है। बट वो कोई सेल ला रहा है, ठीक है, वो कोई सेल ला रहा है एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो वो कोई सेल ला रहा है, तो उसे पता है कि भाई यहाँ पे मेरे जो यूजर्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गूगल क्लाउड का यूज करके क्या करेगा, स्केल कर लेगा अपने एप्लीकेशन को कि ज्यादा यूजर्स के लिए वो इजीली यूजेबल हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज। आपका कितना भी लार्ज डेटा हो वो स्टोर हो सकता है, वो भी रिमोट पे, ठीक है। और कॉस्ट की बात करें तो आपको कोई भी फिजिकल सर्वर के लिए पे नहीं करना होता, आप पे पर यूज मॉडल पे चलते हो, जितना आप यूज करते हो उसके हिसाब से आप मॉडल को एनरोल करते हो और उसे बाय करते हो, ठीक है, सीधी बात है, उसे यूज करते हो। अब ये काम कैसे करता है, देखो हाउ इट वर्क्स। तो ऐप सेंड रिक्वेस्ट, सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्या करता है, क्लाउड सर्वर को API के थ्रू क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है कि भाई मुझे, जैसे कि यूजर आया कि यूजर की मुझे प्रोफाइल देखनी है, तो भाई उसने भेजा कि भाई यूजर की प्रोफाइल दिखा दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यूजर की प्रोफाइल आपको सर्वर जो है क्लाउड सर्वर वो प्रोसेस करेगा और आपको जेसन फॉर्मेट में जो डेटा है वो दे देगा, ठीक है। जेसन फॉर्मेट वैसे आपको पता होगा, जो कॉमास में होता है और डबल इन्वर्टेड कॉमास में होता है, ठीक है। वो वैसे फॉर्मेट में आपको डेटा दे देगा। अब उस डेटा का आप यूज करो और जैसा चाहो वैसे उस डेटा को यूजर को शो कराओ, ठीक है, डायरेक्टली शो करा दो, ठीक है, ग्राफ्स की फॉर्म में शो करा दो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे अलग अलग अपने हिसाब से, ठीक है, यूजर को आप शो करा सकते हो, ठीक है। और जैसे कि वेदर ऐप जो है वो क्या करता है, फैच करता है फॉरकास्ट फ्रॉम अ क्लाउड सर्वर, ठीक है, जो भी आपके फॉरकास्टिंग होती है वेदर ऐप के लिए, वो भाई क्या करता है, क्लाउड सर्वर के थ्रू वो फैच करता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कैसे काम करता है कि भाई डायरेक्टली क्लाउड सर्वर पे API के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं जो भी आपको डेटा चाहिए, सर्वर जो क्लाउड सर्वर है वो उसे प्रोसेस करता है और आपको डेटा दे देता है। उस डेटा को आप जिस तरीके से दिखाना चाहो उस तरीके से दिखाओ।
अब हमारे जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं, आपने पढ़ी भी होगी, IaaS, PaaS एंड SaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यहाँ पर आप क्या करते हो, वर्चुअल हार्डवेयर को ही रेंट कर लेते हो, ठीक है, जैसे कि AWS का EC2 है जिसमें आप जो ऐप सर्वर्स हैं उन्हें रेंट करते हो, ठीक है। फिर हमारा आता है पास, जो कि है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि डेवलपर्स को इजीली भाई, मतलब ऐसा मतलब कंप्लीट एनवायरनमेंट देते हैं जहां पर वो इजीली अपने क्या बोलते हैं, एप्स को बिल्ड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो हेरेको एक ऐसा ही है जो कि क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर एज सर्विस, जो कि मतलब ये सब आपने पहले पढ़े होंगे, ठीक है, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर एज सर्विस में क्या होता है, आपको रेडीमेड ऐप मिलता है, सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि आप उसे यूज कर सकते हो। ना तो उसे आपको फिजिकल स्टोरेज देने की जरूरत है, बस आपको इंटरनेट देने की जरूरत है, ठीक है। इंटरनेट को आप यूज करो, उसे एक्सेस करो, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स यूज होता है फाइल स्टोरेज के लिए, ठीक है, ज्यादातर यूज होता है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करता है, ठीक है। और वो कौन सा मॉडल है हमारा सर्विस का, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा डिजाइन कंसिडरेशन, की किस तरीके से आपको डिजाइन रखनी है जिससे कि क्लाउड पे आपका जो ऐप है वो अच्छे से रन हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी, वो भाई ऑफलाइन सिनेरियोस को भी हैंडल कर सके, ऐसा ना हो कि अगर आपका जो ऐप है वो जैसे ही ऑफलाइन मोड में जाता है तो बिल्कुल ही क्रैश हो जाता है, बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो आपको कैशिंग का यूज करना है और ऑफलाइन सिनेरियोस को अच्छे से हैंडल करना है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी का यूज करना है आपको, सिक्योरिटी का मतलब अच्छे से हैंडल करना है कि आपको HTTP के प्रोटोकॉल या फिर इंक्रिप्शन मेथड, इन्हें आपको यूज करना है, ठीक है, जिससे कि आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर होते समय बिल्कुल सेफ रहे, ठीक है। फिर आता है लेटेंसी, आपके जो एपीआई कॉल्स हैं वो कहीं आपको ज्यादा नहीं रखने, ठीक है, आपको इस तरीके से एपीआई कॉल रखने हैं जो कि ऑप्टिमाइज हो, जिससे कि आपकी स्पीड हमेशा अप रहे, ठीक है, लेटेंसी ना आए, मतलब कि स्लो ना हो आपका एप्लीकेशन। अब इसके पीवाईक्यूज, मतलब कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग, देखो एक पीवाईक्यू हमारा आया था कि आपको इन तीनों को बताना था, ठीक है, 2 नंबर के अंदर, तो मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पीवाईक्यू में आया हुआ है तो आप देख लेना, ठीक है, 2 मार्क्स में आया था। अब देखते हैं कि पीवाईक्यू है ना, 2 मार्क्स वाले देख लेते हैं सबसे पहले। तो 2 मार्क्स में आया था, व्हाट डू यू मीन बाय होस्टिंग ऑफ एन एप्लीकेशन इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। और दूसरा आया था, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाउड इंटीग्रेशन। तो देखो, आपको पता है कि क्या होता है होस्टिंग ऑफ एन एप्लीकेशन इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, मैंने आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, होस्टिंग एप्स इन अ क्लाउड, ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाउड इंटीग्रेशन। एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर आप स्केलेबिलिटी, ठीक है, स्टोरेज, कॉस्ट, ठीक है। और फिर आप उसकी बात करें, क्या बोलते हैं, चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस ही तो पूछा है, हाँ, हाँ, रिस्क रिस्क की बात करें तो ये हमारे रिस्क हैं, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी एंड लेटेंसी, ठीक है, ये हमारे कुछ रिस्क हैं जिनको आप वहां पे लिख सकते हो। तो नेक्स्ट आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, कि डेवलप अ स्ट्रेटेजी फॉर इंटीग्रेटिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन विथ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, व्हाट फैक्टर वुड यू प्रायोरिटाइज, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपको एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है मोबाइल एप्लीकेशन को क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। फिर आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको आप प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल हम लेंगे कि हम एक नोट टेकिंग ऐप को यूज करेंगे, ठीक है, मतलब कि बनाएंगे, ठीक है, मतलब बनाएंगे नहीं, उसे इंटीग्रेट करवाएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लाउड जो सर्विस मॉडल है वो चूज करना है। तीन हमारे पास है, IaaS, PaaS एंड SaaS, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, फायर बेस का यूज करेंगे जो कि हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, ठीक है, नोट टेकिंग के लिए, जो कि क्या करेगा, जो भी नोट्स कोई यूजर लिखेगा उस नोट्स को स्टोर करवाएंगे हम किस पे, फायर बेस पे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सिंक अक्रॉस डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस पे अगर यूजर उसे मतलब यूज कर रहा है आपके एप्लीकेशन को सेम लॉगिन के साथ, तो आप क्या करोगे, डेटा को सिंक करके रखोगे कि वहां पे भी एक डिवाइस पे भी एक जैसा डेटा दिखे, नेक्स्ट डिवाइस पे भी सेम डेटा दिखे अगर सेम लॉगिन है, ठीक है। तो आपको दो चीजें करनी है, तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा पास सर्विस, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो आपने यहाँ पर क्या किया, क्लाउड सर्विस मॉडल का यूज कर लिया, कौन सा आपने चूज कर लिया मतलब, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिजाइन एपीआई इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, आपको पता ही है कि क्लाउड के साथ अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो एपीआई की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप जब भी रिक्वेस्ट भेजोगे क्लाउड सर्वर को तो आप एपीआई के थ्रू ही भेजोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप या तो रेस्ट एपीआई का यूज कर सकते हो या तो आप ग्राफ क्यूएल का यूज कर सकते हो, अगर आपको क्लाउड सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो हमने किसी एक का यूज कर लिया, और हमेशा इंश्योर रखना है कि आपका जो एपीआई है वो सिक्योर हो, ठीक है, इंक्रिप्टेड डेटा का यूज कर रहा हो,
और एफिशिएंट हो, और आपको मिनिमाइज कॉल्स ही करनी है, ज्यादा कॉल नहीं करनी फालतू की, ठीक है, जिससे कि आपका जो लेटेंसी ना आए, ठीक है, तो मिनी एफिशिएंट होना चाहिए वो। जैसे कि हमने अपने ऐप के लिए क्या किया, रेस्ट एपीआई का यूज किया, जो कि फायरबेस को रियल टाइम डेटाबेस को सेंड करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों हमारे स्टेप हो गए। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा हैंडल ऑफलाइन सिनेरियोस। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो डेटा यूजर है वो ऐसी जगह पर है जहां पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो ऑफलाइन है, तो वो ऐप खोले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ऐप बिल्कुल बंद दिख रहा है, ठीक है, ऐप चल ही नहीं रहा, ऐप में आप स्टोर ही नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, ऑफलाइन सिनेरियोस को भी हैंडल करके रखना है, और आपको कैचे डेटा को क्या करना है, लोकली स्टोर करके रखना है, ठीक है, जैसे कि एसक्यूएल लाइट आप यूज कर सकते हो फॉर ऑफलाइन एक्सेस, ठीक है। अब आप ऐसा बंदा था जो कि भाई ऐसी ऑफलाइन जगह पे था, उसने ऐसे नोट लिख दिया, ठीक है, अब वो लोकली आपने स्टोर करवा दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे ही बंदा ऑनलाइन आए, तो क्या करना है आपको, जो ऑफलाइन डेटा है और जो ऑनलाइन डेटा है उसके साथ जो पहले डेटा पड़ा हुआ था और जो लोकल डेटा है, ठीक है, क्लाउड, उसको साथ क्या करना है, सिंक करवाना है, सिंक्रोनाइज करवाना है, कि यूजर को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, चाहे डेटा उसने लोकली स्टोर किया हो या फिर क्लाउड पे हो, आपको सिंक करवाना है, ठीक है, क्लियर है। अब नोट्स आर सेव लोकली एंड सिंक टू द क्लाउड व्हेन इंटरनेट इज अवेलेबल, आपको इस तरीके से काम करवाना है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, ठीक है। अब आपको हमारी लेटेंसी नहीं आनी देनी है, ठीक है, आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आप डेटा भेज रहे हो क्लाउड सर्वर पे, तो आपको उससे पहले ही उसे कंप्रेस करके रखना है, ठीक है, जिससे कि आपकी लेटेंसी जो है रिड्यूस हो जाए, ठीक है, आप इसके अंदर सीडीएंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, कंपेयर कंप्रेस नोट्स इमेज बिफोर अपलोडिंग टू द फायरबेस, ठीक है, जब भी आप फायरबेस पे अपने एप्लीकेशन जो है नोट टेकिंग ऐप, उसमें उसके अंदर अगर कोई यूजर ने ऐप इमेज को ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब कि आप समझो इमेज को ऐड कर दिया, ठीक है, नोट्स के अंदर, तो जब भी आप उस नोट को क्लाउड सर्वर पे भेज रहे हो, क्या करो कि उसे कंप्रेस करके भेजो, ठीक है, जिससे कि आपका जो लेटेंसी है वो ना आए और परफॉर्मेंस आपकी हमेशा ऑप्टिमाइज रहे, ठीक है। और एंश्योर सिक्योरिटी, हमेशा ऑथेंटिकेशन का यूज करो, इंक्रिप्टेड डेटा ही ट्रांसफर करो, जिससे कि आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहे और कभी भी ब्रीच ना हो, ठीक है। तो क्लियर है। अब जैसे कि आपने अपने नोट टेकिंग ऐप के अंदर क्या कर रखा है, गूगल लॉगिन का मतलब दे रखा है कि भाई जब भी आपको नोट्स को एक्सेस करना है, तो आप गूगल लॉगिन का ही से ही एक्सेस कर सकते हो, जिससे कि आपका जो नोट्स है वो हमारे सिक्योर रहे, ठीक है। फिर आता है टेस्ट स्केलेबिलिटी, ठीक है, भाई स्केलेबिलिटी को भी हमेशा टेस्ट करके रखो, हाई से हाई यूजर को सिमुलेट करो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके आपके जो फायरबेस है या फिर मतलब कि आपका जो भी क्लाउड सर्वर है, जो भी आपका एप्लीकेशन है, वो कितने यूजर्स को हैंडल करने की कॉम्पेटिबिलिटी रखता है, ठीक है, कैपेसिटी रखता है। तो देखो, सिमुलेट हाई यूजर लोड्स टू एंश्योर क्लाउड सर्वर हैंडल ट्रैफिक, ठीक है, तो आपको हमेशा हाई से हाई यूजर को सिमुलेट करके रखना है, और उन्हें लोड करवा के देखो कि क्लाउड सर्वर हैंडल कर भी पा रहा है कि नहीं करवा रहा, ठीक है। और जैसे कि आप नोट चेकिंग ऐप में क्या कर सकते हो, टेस्ट इफ फायरबेस स्केल व्हेन थाउजेंड ऑफ यूजर सेव नोट्स साइमल्टेनियसली, एक बार एक से टेस्ट करके देख लो कि अगर हजारों यूजर आ जाते हैं तो फायरबेस उसे स्केल कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से काम होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि आपके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका रिलायबिलिटी, कभी भी आपका एप्लीकेशन बिना क्रैश के साथ चलना चाहिए, कोई भी फेलियर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी, हमेशा यूजर का डेटा सिक्योर रहना चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस, हमेशा फास्ट रहनी चाहिए, कोई भी लेटेंसी नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट, ऐसे मॉडल का यूज करो जो कि ज्यादा कॉस्टली ना हो, आपका काम भी हो जाए और सस्ते में हो जाए, ठीक है। स्केलेबिलिटी, कि भाई आपका जो ऐप है वो स्केलेबल हो, ठीक है, चाहे वो यूजर की बात करो या फिर आप कुछ ऐसे क्या बोलते हैं फीचर्स ऐड करना चाहो जो कि स्केलेबिलिटी के ऐसा ना हो कि नीचे जाए, ठीक है, आप बढ़े हुई हमेशा आगे। ऑफलाइन सपोर्ट हो, ठीक है, कैचे मेथड का यूज कर सकते हो। तो ये हमारे यहाँ पर तीन टॉपिक खत्म हो गए, जिसके साथ हमने तीन उसके साथ पीवाईक्यू भी खत्म कर दिए, ठीक है। तो तीन टॉपिक बहुत अच्छे से खत्म है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई होप, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है डिजाइन पैटर्न्स फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। वो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ना क्या होते हैं, कुछ हमारे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे रीयूजेबल सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ हमारी ऐप डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मतलब कि कोई नया बंदा आया है, उसे बिल्कुल स्टार्टिंग से थोड़ी ना लेकर बैठेगा, वो उस पैटर्न का यूज करेगा, उस टेम्पलेट का यूज करेगा और ऐप को बिल्ड करेगा, ठीक है। तो डिजाइन पैटर्न्स आर रीयूजेबल सॉल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम्स इन ऐप डेवलपमेंट, दे आर लाइक टेम्पलेट दैट मेक ऐप इजियर टू बिल्ड, अपडेट एंड स्केल, ठीक है, मतलब कि ये बिल्ड करने में, अपडेट करने में और स्केल करने में क्या कर देता है, इजी कर देता है एप्लीकेशन बनाते टाइम, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है, ठीक है, टेम्पलेट्स होते हैं। सो देखो, इन मोबाइल एप्स दे हेल्प मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी अंडर कंस्ट्रेंट लाइक बैटरी एंड और मेमोरी, ठीक है। चाहे आप कंस्ट्रेंट की बात कर लो,
ठीक है, और ये क्या कर देता है, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है ना उसको मैनेज कर लेता है, ठीक है, और आपके लिए काम आसान बना देता है। तो हम टोटल 4 पैटर्न्स को अच्छे से समझने वाले हैं, जिनको आपको समझने के बाद एकदम अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एग्जाम के अंदर ये प्लीज याद रखना है, और कोई भी चीजें भूलनी नहीं है, ठीक है। तो देखो कॉमन डिजाइन पैटर्न कौन कौन से हैं मोबाइल ऐप के। सबसे पहले हमारा एमवीसी, ठीक है। एमवीसी अब बहुत इजी है, ये क्या करता है, आपके डिजाइन पैटर्न को क्या कर देता है, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है, ठीक है। 3 पार्ट के अंदर क्या कर दिया उसने, स्प्लिट कर दिया, जिससे कि आपकी चीजें जो है ऑर्गेनाइज हो। 3 चीजें कौन सी, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप जब खाना बनाते हो तो कुछ हमारी मटेरियल्स होते हैं, कुछ थिंग्स होती हैं, जैसे कि सब्जी वब्जी हो गई, आटा वाटा हो गया, ठीक है। उसको आप क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है। ये हमारे मटेरियल्स हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि हमारे होते हैं प्लेट्स हो गई, जहां पर आप सर्व करोगे, ठीक है, जो कि यूजर को दिखेगा, ठीक है, सर्व करोगे, ये प्लेट्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो शेफ होता है, जो कि क्या करता है, वो खाना बनाता है और सर्व करता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती हैं जब हम खाना बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एमवीसी में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। पहला होता है मॉडल, द डेटा एंड लॉजिक इट हैंडल द एप्स डेटा लाइक यूजर्स प्रोफाइल और कैलकुलेशंस, ठीक है। यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस, जो भी डेटा है, जो भी लॉजिक है, वो लग रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, जो भी हमारा खाना है ना, जैसे कि सब्जियां हो गई, आटा हो गया, ये सब हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा व्यू, ठीक है। जो भी हमारी प्लेट्स वगैरह होती है ना, यूजर इंटरफेस, वो हमारा यहाँ पर आता है व्यू में, ठीक है। ये क्या कराता है, डेटा जो भी हमारा मॉडल से आ रहा है उसे यूजर को स्क्रीन पे शो करवाएगा, ठीक है, अच्छे से अच्छे। व्यू हो गया। अब आता है कंट्रोलर। कंट्रोलर नाम से पता चल रहा है ऐसा बंदा होगा जो कि ये सब काम कर रहा होगा, मिडल मैन होगा, जो कि कनेक्ट करवाएगा मॉडल को और व्यू को। जो भी मॉडल के अंदर डेटा है उसे व्यू को कनेक्ट करवाएगा और शो करवाएगा यूजर को, ठीक है। ये क्या करेगा, इट अपडेट्स मॉडल व्हेन द यूजर इंटरेक्ट एंड रिफ्रेश द व्यू विथ न्यू डेटा, ठीक है। ये क्या करेगा कि मॉडल के पास जाएगा, मॉडल को अपडेट करेगा, और जो भी मॉडल अपडेट हुआ है उस, अब अगर बंदा रिफ्रेश करता है तो उसे न्यू डेटा मिलेगा व्यू पर, ठीक है, यूजर इंटरफेस न्यू मिलेगा। क्लियर है। एमवीसी काम कैसे करता है, मैंने आई होप बहुत इजी एग्जांपल से आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एम वी वी एम, ठीक है। एमवीवीएम क्या है, मॉडल व्यू व्यू मॉडल, ठीक है। ये क्या है एमवीवीएम, ये बिल्कुल सिमिलर है हमारा एमवीसी से, बट इसमें मॉडर्नाइजेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोलर क्या कर रहा था, खुद जाकर मिडलमैन की तरह काम कर रहा था, मॉडल और व्यू को क्या कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था। बट यहाँ पर एक हमारा स्मार्ट असिस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम होगा व्यू मॉडल, ठीक है। मॉडल बिल्कुल वैसा ही है। ये हमारा जो एमवीवीएम है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे कि ऐसा ऐप है जो कि डायनेमिकली यूआई को अपडेट करता है, ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा यूज होता है, ठीक है। द मॉडल बिल्कुल वही है, डेटा एंड लॉजिक, ठीक है। और व्यू हमारा वही है, यूजर इंटरफेस। व्यू मॉडल क्या होता है, हमारा स्मार्ट असिस्टेंट होता है, जो कि क्या करता है, प्रिपेयर डेटा फ्रॉम द मॉडल फॉर द व्यू एंड हैंडल्स यूजर एक्शन, ठीक है। यूजर एक्शन को हैंडल करता है और डेटा प्रिपेयर करता है मॉडल्स के लिए, व्यू मॉडल से व्यू के लिए, ठीक है। तो ये सब काम कौन कर देता है, यहाँ पे व्यू मॉडल कर देता है, जो कि स्मार्ट असिस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी, इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल व्यू बट अपडेट इट ऑटोमेटिकली, मतलब वो डायरेक्टली उसे कंट्रोल नहीं करता है, जैसे वहां पर कंट्रोलर कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है, ठीक है। तो क्लियर होगा, ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया, ये जैसे पहले चल रहा था ये मॉडर्न हो गया है, ठीक है। स्मार्ट असिस्टेंट आ चुका है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंगलटन। सिंगलटन नाम से पता चल रहा है सिंगल होगा, ठीक है। सिंगलटन एंश्योर देयर्स ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इन अ ऐप, ठीक है। मतलब हम ऐसी क्लास को डिजाइन करते हैं जिसका एक ही ऑब्जेक्ट होगा और पूरा का पूरा एप्लीकेशन उसे यूज कर रहा होगा। लाइक हैविंग वन शेयर्ड प्रिंटर इज एन ऑफिस सेव्स मेमोरी एंड एंश्योर कंसिस्टेंसी, ठीक है। जैसे कि हमारे कोई ऑफिस है, ठीक है, वहां पर ऐसा शेयर्ड प्रिंटर होता है जिसे हर कोई एम्प्लॉय यूज कर रहा होता है, ठीक है। किसी को भी प्रिंट निकालना है उसी प्रिंटर से वो जो प्रिंट है निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, ऐसी क्लासेस को डिजाइन किया जाता है जिसके सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। जैसे कि एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसकी कोई क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया कि भाई नोटिफिकेशन हम इससे देंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए आपने एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बना लिया, ठीक है। अब वो जो नोटिफिकेशन के लिए इंस्टेंस है वो पूरे एप्लीकेशन के अंदर यूज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सेक्शन अलग यूज कर रहा है, एक सेक्शन अलग यूज कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा, कंसिस्टेंसी रखी जाएगी और आप मेमोरी को सेव किया जाएगा, ठीक है। तो अ क्लास इज डिजाइंड सो ओनली वन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड ऑल पार्ट ऑफ द ऐप यूज इट, ठीक है। तो एक क्लास बना दी और उसी के एक क्लास बना दी, उसका जो भी इंस्टेंस है और जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होगा और पूरा का पूरा एप्लीकेशन उसी को यूज करेगा, ठीक है, जिससे कि मेमोरी सेव होगी और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी पूरे के पूरे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। क्लियर। अब आता है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट, जो कि ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर एक हमारा ऐसा पैटर्न है वेयर पार्ट्स ऑफ द ऐप वॉच
फॉर चेंजेस इन डेटा एंड अपडेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, ऐसा ऑब्जर्वर होता है, मतलब कि एक तो ऑब्जेक्ट हमारे कुछ फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, ठीक है, और एक हमारा उन ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर भी बनाया जाता है। ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जो कि वॉच कर रहा होता है डेटा को बैठ के देख रहा होता है कि भाई कोई भी चेंजेस आए मैं उसे अपडेट कर दूं ऑटोमेटिकली। ठीक है, लाइक यूट्यूब के अंदर आप जब सब्सक्राइब करते हो और नोटिफिकेशन को क्लिक करते हो तो वो देखता रहता है भाई, जैसे ही नोटिफिकेशन क्लिक हुआ, जैसे ही सब्सक्राइब क्लिक हुआ, अब मुझे क्या करना है, यूजर को जो भी जिसका भी चैनल सब्सक्राइब किया है, जैसे कि आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो मेरी वीडियोस आपको दिखाने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, तो वहां पर एक ऑब्जर्वर है जो कि ऑटोमेटिकली उसे अपडेट करता है। ठीक है, क्लियर है? अब एन ऑब्जेक्ट होल्ड्स डेटा एंड अदर ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जर्वर है आर नोटिफाइड व्हेन द डेटा चेंज। मतलब इसमें क्या है ना, क्लियरली है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो कि डेटा को होल्ड करेगा, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि उस डेटा को देख रहा होगा, नोटिस कर रहा होगा कि अगर डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो वो उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी और उसे चेंज करेगा वो। ठीक है, इन एंड्रॉइड दिस इज ऑफ्टन डन विद लाइव डेटा और आर एक्स जावा। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से होता है। तो ये आपको ऑब्जर्वर भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और एम वी सी एम वी एम वीवीएन और सिंगलटन चारों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा एक पीवाईक्यू आया हुआ था, काफी बड़ा पीवाईक्यू है, 10 मार्क्स का। ठीक है, क्रिटिकली इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन पैटर्न इन अचीविंग मॉडिफाइबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी इन मोबाइल एप्लीकेशन। तो आपको इन सारे जो पैटर्न्स है ना, हमारे डिजाइन पैटर्न्स, इसके अंदर मॉडिफाइबिलिटी किसके अंदर कितनी है ना, इफेक्टिवनेस कितनी है, और स्केलेबिलिटी की इफेक्टिवनेस कितनी है किस पैटर्न्स के अंदर, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे जो डिजाइन पैटर्न्स होते हैं वो हमारे रीयूजेबल सॉल्यूशंस होते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स के, ये हमें पता है। ठीक है, लाइक ऑर्गेनाइजिंग कोड और अपडेटिंग यूआई, इन सब के लिए ये यूज होते हैं। तो इन मोबाइल ऐप दे एंश्योर मॉडिफाइबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। मॉडिफाइबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी ऐप के अंदर चेंजेस कर सकते हो, किस तरीके से अपडेट ला सकते हो। ठीक है, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कितने ज्यादा यूजर्स को या फिर फीचर्स को आप स्केल कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों के मतलब कौन से पैटर्न के अंदर ज्यादा इफेक्टिवनेस है इन दोनों के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडिफाइबिलिटी, एबिलिटी टू अपडेट इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमवीसी की, मॉडल व्यू कंट्रोलर की। तो इसके अंदर जो मॉडिफाइबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, और इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो आइसोलेट्स होते हैं, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, तीनों को अलग अलग स्प्लिट कर रखा है तीन पार्ट्स के अंदर। ठीक है, व्यू, मॉडल एंड कंट्रोलर में। तो कोई किसी के अंदर भी आप चेंजेस करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो लिमिटेशन इसके अंदर ये होती है कि कंट्रोलर जो होता है ना, जब आप चेंजेस करते हो कॉम्प्लेक्स एप्स के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा ब्लोटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें खुद जाके कर रहा होता है। ठीक है, मॉडल को कनेक्ट कर रहा होता है व्यू के साथ। ठीक है, तो ये हमारी इसकी लिमिटेशन है, और ये बहुत ज्यादा हाई होता है इफेक्टिवनेस इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एम वी वी एंड एम मॉडल की। तो इसमें क्या होता है, वेरी हाई होता है, उसमें हाई है, इसमें वेरी हाई, स्पेशली फॉर डायनेमिक यूआई। ठीक है, इसमें लिमिटेशन ये होती है कि इसके अंदर आपको फ्रेमवर्क को लर्न करवाना पड़ेगा, लाइक जेट पैक को, इनको यूज करना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा चीजें चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपको ज्यादा इफेक्टिव मॉडिफाइबिलिटी लानी है। ठीक है, फिर आता है सिंगलटन। सिंगलटन के अंदर क्या है, गुड है फॉर शेयर्ड रिसोर्सेज, अगर आपके रिसोर्सेज जो शेयर्ड हैं आपस में एक दूसरे, मतलब क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक ही होता है। ठीक है, और पूरा ऐप उसे यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप उसके अंदर चेंजेस करते हो तो सारे लोग उसी को तो यूज करेंगे, तो चेंजेस इजीली हो जाते हैं। ठीक है, मॉडिफाइबिलिटी इसके अंदर होती है। बट इसके अंदर लिमिटेशन ये है कि रिस्क ऑफ मेमोरी लीक इफ नॉट मैनेज, अगर आप उसे मैनेज नहीं करते हो तो मेमोरी लीक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वर। इसके अंदर भी हाई होता है फॉर रियल टाइम एप्स। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर में क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक डेटा का क्या है, अलग एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, जो कि उसे देख रहा है भाई। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी चेंज आता है तो उसे वो अपडेट करेगा। ठीक है, तो ये भी हाई होता है इसके अंदर अगर रियल टाइम एप्स हैं। ठीक है, पर इसके अंदर लिमिटेशन ये होती है कि कॉम्प्लेक्स टू सेटअप इनिशियली, आपको एक बार तो देखो उसका डेटा भी चेंजेस आप कर रहे हो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अंदर भी, मतलब ऑब्जर्वर के अंदर भी चेंजेस कर रहे हो, तो इनिशियली बहुत दिक्कत आती है, बट एक बार अगर सेटअप हो जाता है तो ठीक होता है। ठीक है, मॉडिफाइबिलिटी हो जाती है। मतलब देखो सीधी बात बताऊं तो इसके अंदर इतनी ज्यादा नहीं होती, बट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्टिवनेस फॉर स्केलेबिलिटी, कितना आप ग्रोथ को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इट मीन सपोर्टिंग मोर यूजर और फीचर्स। ठीक है, विदाउट परफॉर्मेंस लॉस। ठीक है, ना तो परफॉर्मेंस लॉस हो और यूजर भी ज्यादा आ सके, और आपके जो फीचर्स हैं वो भी आप ऐड कर सको। तो एमवीसी की बात करें तो उसके अंदर मॉडरेट है। ठीक है, बट लार्ज ऐप में नीड एम फॉर बेटर स्केलेबिलिटी, अगर आपको ज्यादा स्केलेबल चाहिए, कंट्रोलर का आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्मार्ट असिस्टेंट लाना ही पड़ेगा, तो आपको एम की जरूरत पड़ेगी अगर आपको ज्यादा स्केल करना है। ठीक है,
यहाँ पर आपका ये मॉडरेट ही होता है। बट MVVM की बात करें तो ये एक्सेलेंट होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एज इट स्केल विद मॉडर्न फ्रेमवर्क लाइक जेटपैक, ठीक है, आप जेटपैक के साथ जैसे आप इसे अच्छे से स्केल कर सकते हो, ठीक है। फिर सिंगलटन की बात करें तो गुड फॉर रिसोर्स इफिशियंसी बट ओवर यूज कैन ब्रोटल नेक प्रॉब्लम। इसके अंदर मतलब क्या है कि आप रिसोर्स इफिशियंसी तो इसके अंदर अच्छी है, ठीक है, क्योंकि सीधी बात है कि आप इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट्स को पूरे ऐप के अंदर यूज करवा रहे हो, ठीक है। बट इसके अंदर अगर आप ओवर यूज कर लेते हो, ठीक है, तो ओवर यूज में क्या होगा कि बॉटल नेक परफॉर्मेंस आ जाएगी कि आप भाई इनपुट तो बहुत दे रहे हो बट आउटपुट बहुत कम आएगा, ठीक है। तो सिंगलटन में ये प्रॉब्लम होती है, मतलब कि हाँ ये अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई इसके अंदर सीधी बात है कि परफॉर्मेंस लॉस हो जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर की, तो स्केल्स रियल टाइम अपडेट हाई फॉर डायनेमिक एप्स। अगर आप डायनेमिक ऐप है आपका तो उसके लिए बेस्ट है, स्केलेबल है इजीली, ठीक है, क्योंकि ये रियल टाइम अपडेट देता है, इसका ऑब्जर्वर जो है अपडेट कर देता है रियल टाइम पे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट हमारा ये वाला है, ठीक है, MVVM। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडिफाइबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी ये आप अपने आप भी बताकर आ सकते हो, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। या अगर आपको आंसर छोटा लग रहा है तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो ना, पहले आप MVC को एक्सप्लेन करो, फिर आप उसकी इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडिफाइबिलिटी बताओ, फिर आप इफेक्टिवनेस ऑफ स्केलेबिलिटी बताओ, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, हमने लास्ट टॉपिक भी अच्छे से समझ लिया। तो यहाँ पर हमारी जो यूनिट है, यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है विद PYQ सॉल्यूशन। कोई भी अगर आपको दिक्कत आई हो तो बता देना कमेंट करके, हम उस पर जल्दी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और आप प्लीज यार मल्टी एटम ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, जल्दी से जाकर, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हो multiatoms.com। और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी आपको multi.atoms मिल जाएगा, ठीक है, उसे प्लीज फॉलो कर लो। वहां पर आपको जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट, हैकाथॉन अपडेट्स मिलती रहती हैं, ठीक है। तो ये यूनिट आपको कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है। और इसके नोट्स के लिए आपको एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ तक आपको यूनिट समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक अपने वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच। और आप प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, बाय बाय।